नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम हमारा बजट। इससे कुछ देर पहले आप सुन रहे थे कैलाश विजयवर्गीय को, जो मुख्यमंत्री कैबिनेट में जो बैठक में जो निर्णय हुए थे उनकी जानकारी दे रहे थे और उन्होंने बजट की सराहना भी की, केंद्रीय बजट की। और अब चलते हैं बड़ी खबर जो दिल्ली से आ रही है। देश का आम बजट पेश हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का ये बजट है मोदी सरकार की 3.0 का। ये पहला बजट है। आयकर में सरकार ने रियायत दी है। मोदी सरकार का 3.0 का ये पहला बजट है। आयकर में सरकार ने विशेष राहत दी है। 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री किया गया है। 17.5 हजार रुपये का होगा सीधा फायदा। आंध्र प्रदेश को भी केंद्र सरकार ने सौगात दी है। ₹15,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता आंध्र प्रदेश को दी गई है बजट में। लेकिन आंध्र को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। विशेष वित्तीय सहायता दी गई है लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, जिसकी मांग लगातार उठ रही थी। मोदी सरकार 3.0 का ये पहला बजट है। बजट पेश होने के बाद शेयर मार्केट में गिरावट है आई है। तो इसी पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया, मनोज वर्मा। तो प्रभु जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। पहला 3.0 का मोदी सरकार का पहला बजट, बड़ी उम्मीदें थीं, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। क्या खासियत देखते हैं इस बजट में आप? ब्रजेश जी, यदि हम पिछले 10 बजट को देखें मोदी सरकार के, तो पिछले 10 बजट जो है वो मोदी सरकार की प्योर बजट थे और ये बजट एनडीए सरकार का है। मिली जुली सरकार का बजट साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया लेकिन विशेष सहायता दी। इसमें राजनीतिक मजबूरियां दिखाई दे रही हैं उनकी कि किस तरीके से जो उनके जो प्रमुख दोनों सहयोगी दल हैं उन दोनों दलों के नेता के राज्यों को खास विशेष दर्जा दिया गया है, उनको विशेष सुविधाएं दी गई हैं। विशेष पैकेज की मांग कर रहे थे वो नहीं मिला। विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला लेकिन विशेष पैकेज उनको दिया गया है। तो ये बिल्कुल एक मिलीजुली सरकार का बजट है। आम आदमी की जो उम्मीदें थी उस पर बहुत ज़्यादा परवान नहीं चढ़ पाई हैं। अब देखिए, शेयर बाजार में जो निवेश करने वाले हैं वहाँ पर भी कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है। शेयर बाजार जिस तरीके से बढ़ रहा था, लोग तो सोच रहे थे देश के लोग कि इससे कुछ वो ज़्यादा वहाँ से कुछ इनकम जनरेट कर पाएंगे, तो वहाँ पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। टैक्स में जो छूट मिलती है आम आदमी को पर्सनल टैक्स में, उसमें ज़्यादा छूट नहीं दी गई। एक स्लैब जरूर उनने जो है 10 से 15 लाख का जो स्लैब था उसको दो हिस्सों में बांट दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई रिलैक्सेशन ऐसा नहीं है जैसी कि उम्मीद जनता कर रही थी। अब मोबाइल फ़ोन की कीमतें नहीं घटाई, मोबाइल चार्जर की कीमत घटा दी है। इस तरीके के जो बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, तो सरकार की अपनी मजबूरियां यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही हैं। उनको गठबंधन को लेके चलना है, वहाँ पर जो खर्च ज़्यादा करना है उसकी भरपाई दूसरी जगह। और एक बड़ी बात ब्रजेश जी, शायद मध्य प्रदेश की जनता आज इस बात को लेकर पछता रही होगी कि उनने मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 163 सीटें दी, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें दी। यदि यहाँ पर भी इस तरीके की स्थितियाँ निर्मित होती बिहार जैसी या आंध्र प्रदेश जैसी, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लिए भी बजट में खजाना खुल जाता। मध्य प्रदेश को हम देखें, मध्य प्रदेश की बात करें तो कोई विशेष सौगात मध्य प्रदेश को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ना तो हमको कोई बहुत एक नई ट्रेन की सौगात दिखाई दे रही है, ना कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए दिखाई दे रही है। जबकि मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्योगीकरण करने के लिए, रीजनल इंडस्ट्री के लिए कर रही है।
तरह तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है, उद्योगपतियों को आय बढ़ाने के उपाय कर रही है, रोजगार बढ़ाने के प्रबंध कर रही है। लेकिन इसमें केंद्र की मदद यदि हम देखें तो केंद्र की मदद इसमें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से ये इस बजट को कहें तो निराशाजनक बजट ऐसा लगता है, जैसे यूपीए सरकार का बजट आ गया हो और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। तो मनोज जी, राजनीतिक मजबूरियां दिख रही हैं पहली बार मोदी सरकार के इस बजट में कि आंध्र प्रदेश को आपने विशेष पैकेज दिया है, बिहार को आपने विशेष सौगातें दी हैं, लेकिन जो प्रभु जी कह रहे हैं मध्य प्रदेश के खाते में 0 बटा सन्नाटा है। लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष लगातार उठा रहा है, बेरोजगारी का। तो यहाँ पर सिर्फ 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का वादा भर किया गया है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के वादे से कुछ जो बेरोजगारी का मुद्दा है उस पर कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि ये वादा है वो भी टॉप कंपनियों में? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि जो आपने कहा, जो प्रभु जी ने कहा, अभी हमने जो आर्थिक सर्वेक्षण कल ही जो प्रस्तुत हुआ था उसी में साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको 7% की जीडीपी ग्रोथ चाहिए ईयरली, सालाना, तो आपको 80 लाख नई नौकरियां लाना पड़ेंगी। तो 80 लाख नौकरियां कहाँ से आएंगी वो फिलहाल इस बजट में दिख नहीं रही। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने मुद्रा लोन की जो बात है, पहले 10 लाख तक का था, उसको बढ़ा के 20 लाख करने की बात की है। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो एक हमेशा शिकायत रहती थी आम लोगों की कि हम देख रहे हैं कि बार बार सरकार ये डंका पीटती थी कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। एक बड़ा वर्ग वो था जिसको सरकारी कोई सहायता नहीं मिलती, ना उसको सरकारी जो शौचालय मिलना थे स्कीम में, या मकान की बात कर लें या मुफ्त राशन की बात कर लें, उसके बच्चों की पहली बार सरकार ने चिंता की। क्योंकि अभी तक इस देश में हम मानते थे कि जो एजुकेशन लोन है वो पर्सनल लोन के बराबर कई बार महंगा पड़ता है, यहाँ तक कि मकान और कार के लोन से महंगा देश में एजुकेशन लोन है। तो उस वर्ग की चिंता इसमें दिखी, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन जोड़ दी कि जिस परिवार को कोई भी सरकारी सहायता नहीं मिल रही लोग, तो उस परिवार के बच्चे को वो एजुकेशन लोन में 3% 5% तक की रियायत जो है केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम माना जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा वर्ग इससे है जो प्रभावित हो रहा था। और जो किसान और महिलाओं, क्योंकि आप किसानों का मुद्दा देखिए, किसानों ने कल ही कहा है कि 15 अगस्त से वो ट्रैक्टर रैली निकाल कर दिल्ली मार्च करेंगे। तो किसानों के लिए इसमें बात की गई है, 1.5 लाख करोड़ का बजट की प्रावधान इसमें किया गया है, 33 नई फसलों की बात की गई है। और महिला और लाडली बहनें जिन पर खास फोकस है, तो उनके लिए 3 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। क्योंकि माना ही जाता है कि आजकल महिलाएं जो है वोटर हैं वो गेम चेंजर साबित हो रही। चाहे मध्य प्रदेश की हम बात कर लें, और इसी स्कीम को हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया गया है, इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने लागू कर दी है। और आज ही केंद्र, जो प्रभु जी ने कहा, लेकिन आज ही मध्य प्रदेश सरकार ने एक फैसला और किया है कि रक्षाबंधन के मद्देनजर जो लाडली बहनें हैं जिनको 1250 रुपये महीने के खाते में मिल रहे थे, उनको 250 रुपये एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं कि जो उनके खाते में पहले चले जाएंगे रक्षाबंधन के पहले, और ये राशि उस 1250 के अतिरिक्त होगी। पिछले साल भी ये किया था। बिल्कुल। तो रक्षाबंधन पे एक तरह से सौगात है। तो केंद्र की सरकार ने जो कुछ कहा, और एजुकेशन लोन की जो मैं बात कर रहा था कि 3% तक केंद्र सरकार देगी, तो मुझे लगता है एक बड़ी रियायत है। इनकम टैक्स की बार बार बात होती है, रिबेट की, लेकिन आप देखिए देश में टोटल 2% लोग इनकम टैक्स पेयर हैं। तो ये उतनी बड़ी छूट नहीं जिसको लेके हल्ला मचता है कि बहुत बड़ी छूट हो गई है। और उसमें बहुत सारे लोग इनकम टैक्स ITR फाइल करना और इनकम टैक्स भरना 2 अलग चीज़ें हो गई है। इनकम टैक्स रिटर्न कोई भी भर सकता है, सबको भरते ही ज़्यादातर जिनको लोन चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स जिसका डिडक्शन होता है ऐसी संख्या ही 2% है। और उनमें भी जो स्लैब सरकार ने बनाया है उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी आबादी को इससे राहत मिलेगी। लेकिन ये ऐसा झुंझुना है कि जो बड़ा लोक लुभावन लगता है कि वाह वाह बहुत बढ़िया। जैसे हम बात करते हैं हमेशा कि सोना 200 रुपये सस्ता हो गया, तो ऐसा लगता है जैसे हर आदमी रोज़ किलो 2 किलो सोना खरीद रहा। जबकि हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे जो कैपेबल आदमी हैं तो उनके पास भी, वो भी साल में 2, 4, 5, 10 तोला सोना खरीद पाते होंगे। तो लेकिन ऐसी चीज़ें जिसको लेकर के लगता है कि बड़ा अच्छा काम हो गया। लेकिन जो मुद्रा लोन बढ़ाया है, तो अगर जो बैंकों की हम रिपोर्ट देखें पिछले साल, अभी जो पिछले महीने, इसी सप्ताह ही माफ़ कीजिए, वो बता रही है कि कई राज्य ऐसे हैं कि जहाँ पर उसके लक्ष्य का 30% 40% ही उन्होंने पूरा किया है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य जरूर है जिसने 100% तक अपना लक्ष्य पूरा किया है। तो अगर आप कोई स्कीम्स ला रहे हैं इस तरीके की, तो उसको जनता को उसका फ़ायदा मिले। क्योंकि कई बार होता है कि बैंकिंग कंपनियाँ जो हैं, बैंक वो ऐसे ऐसे उसमें क्लॉज जोड़ देती हैं या ऐसी ऐसी शर्तें लगा देती है, इतने चक्कर लगवाती है कि आदमी लोन लेने से कतराने लगता है।
तो ये सारी चीज़ें जिस पर मुझे लगता है ध्यान दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी चूंकि बजट भाषण है, अभी धीरे धीरे अभी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो उसके अंदर क्या हिडन एजेंडा था मुझे लगता है वो भी धीरे धीरे सामने आता जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर प्रभु जी हम देख तो रहे हैं कि जिस तरह से एक वोट बैंक को साधने का भी इसमें जतन है, क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार है वो चाहेगी उसका वोट बैंक प्रभावित ना हो, जो उसके वोटर हैं उनको साधने का भी जतन। तो इसलिए ऐसा लगता है कि 5 करोड़ आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम अभियान का भी प्रावधान किया गया है। तो आदिवासी जो एक वोट बैंक है जो खिसकता हुआ दिखता है, कई बार इधर से उधर हो जाता है, और कई राज्यों में, और झारखंड में चुनाव है, हो सकता है उस वजह से क्या इसका असर भी आप देखेंगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर प्रावधान किया गया है? निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासियों को अपनी तरफ करना एक बहुत बड़ी समस्या रही है। वो लगातार कोशिशें करते रहे हैं। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो 20 साल से सरकार है, जब से सरकार बनी है तब से ट्राइबल को लुभाने की कोशिश हो रही है। चाहे छत्तीसगढ़ में देख लें, झारखंड में देख लें, जहाँ जहाँ ट्राइबल बहुल इलाके हैं वहाँ पर सरकार लगातार, और सरकार के साथ ही उनके जो पार्टी हैं वो भी लगातार कोशिश करती रहती है, लेकिन वो असर होता हुआ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है। ट्राइबल आबादी की तुलना में उनका जिस क्षेत्र में वो निवास करते हैं वो एरिया बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर पहले विकास के वैसे ध्यान नहीं दिएगा। जब देश आज़ाद हुआ तब की आवश्यकताएं दूसरी थी। उस समय ये था कि बड़े बांध बनाए जाएं, बड़े उद्योग खोले जाएं, तो उसके लिए मिनरल्स ज़रूर वहाँ से निकाले गए, लेकिन वहाँ पर उस तरीके का विकास नहीं किया गया जिसकी ज़रूरत वहाँ पर थी। तो वो वर्ग अछूता रह गया विकास की दौड़ से। अब उसको फिर उसको जोड़ना, उसको अपनी तरफ करना एक बहुत बड़ी समस्या है, और शिक्षा का भी बड़ा अभाव उन क्षेत्रों में होता है। तो ये निश्चित तौर पर उस पर फोकस ये कर रही है, क्योंकि इनको बीजेपी को यदि सरकार बनानी है राज्य में, झारखंड जैसे राज्य में, या और भी आगे के चुनाव में कोई फायदा लेना है, तो निश्चित तौर पर उस वर्ग को भी और वोटर को भी अपनी तरफ करने की कोशिश करनी होगी उनको। ये प्रयास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम देखें तो उड़ीसा जैसे राज्य को विशेष दर्जा राहत दे रही है सरकार, विशेष सुविधाएं वहाँ पर दे रही है, पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र में भी बढ़ावा दे रही है, क्योंकि वहाँ पर जो है अभी जो है उनकी सरकार बनी, पहली बार सरकार बनी है। तो जो वहाँ जो चुनावी वादे किए हैं वो पूरे करने की कोशिश वहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये जो केंद्र सरकार का बजट है, जो केंद्रीय बजट जिसको हम कहते हैं, जो सभी राज्यों के लिए समान दृष्टि जो होनी चाहिए, एक आंख से देखने वाली बात, ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जो है राजनीतिक लिहाज से इस बजट को देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था पे राजनीति इस बजट में हावी होती हुई दिखाई देती है। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल का भी जिक्र है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए विशेष स्कीम लाएंगे। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि भेदभाव किया जा रहा है? पश्चिम बंगाल यदि वो भेदभाव करते तो पश्चिम बंगाल का जिक्र ही नहीं आना चाहिए था। देखिए ब्रजेश जी, किसी 3 राज्यों को आप विशेष आर्थिक पैकेज देने की बात कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये मान के चले कि आपके राजनीतिक निहितार्थ हैं। यदि आप पश्चिम बंगाल में भी कोशिश करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो चुनावी नतीजे जो आए हैं तो उसके बाद ही आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि विकास की दौड़ एक समान होनी चाहिए देश में। यदि केरल आज लिटरेसी में नंबर 1 है तो जम्मू कश्मीर क्यों नहीं है, या मध्य प्रदेश क्यों नहीं है, या और दूसरे राज्य क्यों नहीं है? तो ये एक पहल यहाँ पर जो सरकार की होनी चाहिए कि एक समानता का भाव उसके पास होना चाहिए, क्योंकि वो बांट रहे हैं, उनको पूरे देश को देखना है, पूरे देश की सरकार है, वो किसी राज्य की सरकार नहीं है। किसी एक राज्य पर फोकस करके नहीं कर सकते। जहाँ जो संसाधन है, जहाँ जो आबादी की ज़रूरत है उसके हिसाब से आप वहाँ पर काम दे सकते हैं, ये बेहतर बात है। लेकिन यदि आप उसके निहितार्थ यदि आपके कोई दूसरे हैं, प्रलोभन है, लुभाने की योजना है, तो फिर कहीं ना कहीं इसको देखा जा सकता है। जैसे अभी बात हो रही थी इंटर्नशिप स्कीम की, इस स्कीम का उतना फायदा नहीं, क्योंकि बेरोजगारों को इंटर्नशिप नहीं चाहिए, बेरोजगारों को चाहिए रोजगार। उन्हें चाहिए सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी चाहिए। यदि निजी क्षेत्र में मिलती है तो उनको नौकरी की गारंटी चाहिए। उनको वो गारंटी कहीं मिलती हुई नहीं दिखाई देती है। ये वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अपने गारंटी कार्ड में लिए थे चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान। वो इंटर्नशिप पे एक ऐसा शब्द चल निकला है कि ऐसा लगता है बहुत आकर्षक है, लेकिन हम इसको देखें तो ये बहुत फायदेमंद नहीं है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने भी कोशिश की थी, नहीं लागू हो पाया। मध्य प्रदेश सरकार ने सीखो कमाओ योजना लागू की, नहीं सफल हो पाई। महाराष्ट्र की सरकार ने भी लाडला भाई के नाम से उसी योजना को लॉन्च करने की कोशिश की है, उसके परिणाम भी हमको देखने हैं कि वो कैसी चल सकती है। क्योंकि सिर्फ इंटर्नशिप एक वो नहीं है, इंटर्नशिप 6 महीने की हो सकती है, 3 महीने की हो सकती है, 1 साल की हो सकती है। उसके बाद क्या उसको रोजगार मिल रहा है, वो स्किल हो गया, उसके बाद तो क्या उसके हिसाब से रोजगार है वहाँ पर उस क्षेत्र में, ये देखने वाली बात होगी। तो स्किल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो उसके व्यक्ति के आसपास जहाँ पर उसको रोजगार उपलब्ध हो सके। तो उसका कोई फायदा है केवल आप चुनावी घोषणा कर दें स्किल के लिए और उसके बाद आम आदमी को उसका लाभ मिलता हुआ दिखाई ना दे। नई नौकरियों की गुंजाइश नहीं है, जैसा मनोज जी भी बता रहे थे कि 80 लाख रोजगार की बात की गई, लेकिन उस तरीके की स्थितियां दिखाई नहीं दे रही हैं बजट में।
कि नए रोजगार कहाँ से आएंगे, नए रोजगारों के लिए क्या प्रबंध किया जा रहा है, क्या नई इंडस्ट्रीज खोली जा रही हैं, क्या सरकार के क्षेत्र में नए संसाधन विकसित किए जा रहे हैं, उस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। देखिए मनोज जी, लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि निवेश आए, उद्योग लगें और रियायतें भी दे रही है, कोरोना काल के बाद से हम देख रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं आ रहे हैं। कंपनियां मुनाफे में जा रही हैं लेकिन ना रोजगार आ रहा है, बल्कि बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। अब आप कौशल विकास की बात कर रहे हैं तो उस पर भी आपने इस बार कौशल विकास के लिए भी प्रावधान किया गया है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 स्कीम के लिए आपने 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। तो जो प्रभु जी कह रहे हैं, आप स्किल तो डेवलप कर लोगे लेकिन रोजगार कहाँ से दोगे? तो कंपनियों को भी मजबूर किया जाना चाहिए। यदि आप उनको रियायतें दे रहे हो तो आप नए उद्योग लगाइए, नए लोगों को रोजगार दीजिए। लेकिन देखिए ना, जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, आप उसके कैंपेन देख लीजिए पिछले 10 साल से, वो पूरे समय तक वो उद्योगपतियों को कोसते रहते हैं कि पूरी सरकार इन्हीं की गोद में बैठी है। तो सरकार के पास रोजगार कितने? सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि राज्य सरकारों के पास आप देख लीजिए, केंद्र सरकारों के पास देख लीजिए, जब बीजेपी की सरकार है उनकी स्थिति देख लीजिए सरकारी नौकरियों की, जो विपक्षी राज्य है उनकी स्थिति नौकरियों की देख लीजिए। पश्चिम बंगाल जो एक समय बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन सकता था, आज उसके हालात देखिए। लगा था कि ममता बनर्जी आएंगी तो उस राज्य की स्थिति सुधरेगी, लेकिन आप वहाँ स्थितियाँ देख लीजिए। तो कई सारी पहल तो राज्य सरकारों को भी करना पड़ेगी ना, क्योंकि हम देखते हैं कि राजस्थान में जब गहलोत मुख्यमंत्री होते हैं वो एक उद्योगपति के लिए अपने कॉरिडोर दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन उनका जो नेता है दिल्ली वो उनको गालियाँ देने लग जाता है। तो ये सारी स्थितियाँ हैं कि जब तक आप सबको एक समग्र दृष्टि से नहीं देखेंगे तब तक डेवलपमेंट कैसे करेंगे आप? वो डेवलपमेंट आप, जैसे प्रभु जी ने कहा कि अगर आपने बिहार को पैकेज दे दिया और केरल को कुछ नहीं दिया तो पूरे देश का डेवलपमेंट कैसे होगा एक साथ? तो ये देखना होगा। और दूसरे एक सबसे बड़ी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11 लाख करोड़ का बजट रखा गया है, और अगर उसमें से बिहार को 41,000 करोड़ की बात हो रही है तो उसका कोई एक छोटा हिस्सा है। लेकिन उसमें से भी एक मज़ेदार चीज़ है कि 26,400 करोड़ बिजली परियोजना के लिए रखेगा। और बिजली परियोजना प्रभु जी भी जानते हैं, आप भी, वो जो हमारे साथी लोग जुड़े हैं वो भी जानते हैं कि एक दिन में नहीं बनती, उसको बनने में 2, 4, 5 साल लग जाते हैं। केन बेतवा की हम बात कर लें, 40,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो केंद्र सरकार कह सकती 40,000 करोड़ की सौगात है, लेकिन बजट में आपको देंगे कितना? वो 500 करोड़, 1,000 करोड़, और वो योजना 5 साल में पूरी होना है। तो ये सारी कई बार ऐसा लगता है कि बहुत लोक लुभावन योजना अटल जी के जमाने से बिल्कुल 2000 सन 2000 से चल रही है। अब जब तक डीपीआर ही नहीं बन पाई थी, फिर राज्यों के झगड़े चलते रहे, तो जो परियोजना 3600 करोड़ में पूरी हो जानी थी वो उसकी लागत 40,000 करोड़ आ गई है। तो ये सबसे बड़े सवाल है। उनका भी परिचय करा देते हैं। गुंजन चौक से हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, समर सिंह हैं, कांग्रेस नेता हैं, और जयंत गुप्ता जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो गुंजन जी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, और जो एक कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, जो आपके सरकार का मुख्य नारा है, लेकिन इस बजट में सबका साथ सबका विकास तो दिख नहीं रहा है। राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। आपके जो बिहार को आपने विशेष पैकेज दे दिया, आंध्र प्रदेश को आपने विशेष पैकेज दे दिया, उड़ीसा में जहां आपकी सरकार बनी है वहां आपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज दे दिया। सिर्फ एक पश्चिम बंगाल में संभावना है, वही गैर बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ थोड़ी सी आपने वो भी कुछ ना कुछ लालच से ही दिया है। तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? समग्र विकास कैसे होगा पूरे देश का? और रोजगार कहाँ से लाएंगे आप? देखिए ब्रिजेश जी, जो आपने जो मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, आपने उससे शुरुआत की थी, मैं उसको एक बार दोहराना चाहूंगी। सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इसमें विश्वास और प्रयास की भी उतनी ही जरूरत होती है जितने की विकास की होती है, और उसी में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। आपने जो उदाहरण दिया, अगर विकास नहीं हुआ होता ब्रिजेश जी, तो मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ। 2014 के पहले भारत और 2014 के बाद के भारत की जो तस्वीर बदली है, ये विकास के कारण ही बदली है। अर्थव्यवस्था जिस देश की कितने वर्षों तक सिर्फ 11वें पैमाने पे थी, आज अगर 10 वर्ष के कार्यकाल में मोदी सरकार ने उसे 5वें नंबर पे लाके दिया है, तो ये तो पूरे भारत का विकास हुआ ना। आपने जीडीपी में अगर ग्रोथ हो रही है तो भारत का विकास हो रहा है। अगर महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं तो पूरे देश की महिलाओं को सशक्त कर रहे हैं। कहीं पे भी चुन के तो सशक्तिकरण नहीं किया महिलाओं का। अगर 33% का रिजर्वेशन संसद में लाया था तो क्षेत्र वाइज थोड़ी नहीं लेके आए, पूरे देश के हिसाब से लाए। अगर मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया था तो क्षेत्र के हिसाब से नहीं आया था। लेकिन सर्वाधिक बेरोजगारी भी तो अभी बढ़ी है इन 10 सालों में, इसको कहाँ नजरअंदाज कर दोगे आप? रजत जी, इनके एक नेता है शुभेंदु अधिकारी, जहां पश्चिम बंगाल में सरकार वहां पे प्रयास करने जा रही है, जैसा आपने बताया, और उन्होंने वहां पर कहा है कि जो सबका साथ सबका प्रयास की बात करते हैं, हम उनका साथ नहीं, उनका विकास नहीं।
मैं ज्यादा वही बात पुराना आप भी नहीं। एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए विजय जी, कि अगर आप विकास की जो बात कर रहे हैं, पूरे भारत का विकास हुआ है। और अगर आज हम मध्य प्रदेश में बैठ के बात कर लें, तो चलिए मैं मध्य प्रदेश की आपको बात कर लूं। 2003 से पहले का मध्य प्रदेश और 2003 के बाद के मध्य प्रदेश में क्या फर्क नहीं है? 16% की जीडीपी में ग्रोथ है। आप पर कैपिटा इनकम अगर हम उठा के देखें तो 12,000 था 2003 में, आज वो 1,40,000 है। जीडीपी में ग्रोथ देखी गई है। अगर इंटरिम बजट की बात करूं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक इंटरिम बजट आया था, उसमें 11.11% लाख करोड़ का घोषणा की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो लेकिन क्या ये गुंजन जी, क्षेत्र वाइज की गई है? ये मध्य पूरे प्रदेश से भी तो भारत भेदभाव के होगा इस विकास बजट के में। लिए की गई है। मध्य विजय प्रदेश जी, से भी आपकी तो आवाज भेदभाव नहीं होगा आ इस रही। बजट में। 29 के 29 सीटें दी आपको, विधानसभा तो में 29 की 163 दी 29 है। सीटें तो मध्य प्रदेश मिला में क्या बजट है? आया मध्य ना, आप प्रदेश को मिला क्या है? बता दीजिए पूरे आप बजट में। पूरे प्रदेश का विकास हुआ है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां अरे तो पे विशेष पैकेज चलती हमको भी बिजली मिल जाता है ना थी। मध्य आज प्रदेश उस में भी, मध्य किसान प्रदेश की परेशान हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था पे भी अगर मैं बात कर लूं, मध्य प्रदेश को भी तीसरे नंबर पे लाने वाला कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पिछले 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में काम कर रही है। तभी मैंने आपको बोला, अगर 16% की जीडीपी में ग्रोथ आया है और अगर मध्य प्रदेश को तीसरे नंबर पे लाए हैं, अगर पर कैपिटा इनकम में आपको इतना मार्जिन देखने को मिल रहा है, तो ये किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया 20 वर्षों से। चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे केंद्र में हम 10 वर्षों से बात कर लेगी, डबल इंजन की सरकार है जो विकास की राह पर है। मैं दूसरा उदाहरण आपको दे रही हूँ। आप एम्प्लॉयमेंट पे सवाल कर रहे थे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी तक होता आ रहा था। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक नया विकास के नए आयाम शुरू किए। उन्होंने रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट लेके आए। क्या होगा इससे? हर एक छोटे क्षेत्र में भी हम विकास की बात कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। तो पहले जो आपकी ग्लोबल समिट करती थी आपकी सरकार थी ना, वो भी आपकी सरकार थी जो पहले ग्लोबल समिट करती थी ना। उस सरकार ने भी काम किया, इस सरकार ने और क्षेत्र के हिसाब से काम किया। देखिए, नए सरकार नए आयाम लेकर आएगी, नया इतिहास रचाएगी। उस सरकार ने भी मध्य प्रदेश को आज तीसरे नंबर पे लाए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नए मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ये पहले नंबर पर आएंगे। यही फर्क है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पहली पार्टी समिट हुई थी आपकी क्षेत्रीय समिट उज्जैन में, एयर एम्बुलेंस चालू की थी, बंद हो गई है वो। ब्रिजेश जी, आपको उदाहरण बता दूं, आप एयर एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं, वो फिर से चालू हो रखी है। आपको उदाहरण बता दूं, जो मैं आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होने दी। 2 और 3 मार्च को जो उज्जैन में कॉन्क्लेव हुआ है इंडस्ट्रियल, कितना उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है? 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की संभावना है। उसमें कितना निवेश आया है? 1 लाख करोड़ का निवेश आया है। एक संभावना है, आपने खुद शब्द इस्तेमाल किया है। हुआ नहीं है अभी, संभावना है, आएगा, ऐसा अनुमान है। हो चुका है। आप बताएं, अगर इन्वेस्टर्स आके अगर इंडस्ट्री से 35 से ऊपर ऐसे बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस के लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, 1 लाख करोड़ के निवेश के लिए हामी भरी है, तो ये हो चुका है। आप मुझे बताएं, उसके बाद बॉम्बे में 13 जुलाई को डॉक्टर मोहन यादव जी ने फिर से एक कॉन्क्लेव किया। वहां पे इंडस्ट्रियल से मिले 35, उधर भी 75,000 करोड़ रुपए की निवेश की बात हुई है। तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये विकास की तरफ ही बढ़ रही है सरकार। जबलपुर में हमने देखा 22,000 करोड़ के निवेश के लिए सवाल का भी जवाब दे दीजिए। 67 जो शुभेंदु अधिकारी ने बोला है, फिर मैं समर जी के पास जाऊंगा कि सबका विकास करेंगे। आप तो क्यों बोल रहे हैं आपके एक नेता कि जो हमको वोट नहीं देंगे उनका विकास करने की जरूरत नहीं है? देखिए, वो नेता के व्यक्तिगत विचार होंगे, पर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन के विकास और सेवा के लिए। लेकिन गुंजन जी, जिस उज्जैन की समिट का आप जिक्र कर रही हैं, गुंजन जी, उज्जैन की जिस समिट का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें ब्रजेश जी और मैं खुद भी थे। 27,000 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश था और 65,000 करोड़ का निवेश संभावित था। ये मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। थोड़ा आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए। और दूसरा, 2014 के बाद आपने जो ग्रोथ बताई है, तो 2014 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी 6 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। मनोज जी, 6 साल में और 60 वर्षों में आप तुलना कैसे कर सकते हैं? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप अटल जी को क्यों भूल जाते हैं बार बार। यहाँ पे मैं आपको मोदी सरकार की बात कर रही हूँ। 2014 से पहले उनके पास 6 वर्ष रहे होंगे, लेकिन मात्र 10 वर्षों में अगर कोई 11वें से 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर आ रहा है, तो ये तो काबिले तारीफ है। इस पर समर्थन करना चाहिए, इस पे विरोध नहीं। तो समर जी, इस पर समर्थन करना चाहिए। 11वें से 5वें नंबर पर ले आए हैं वो, और विकास दिख रहा है। ठीक है गुंजन जी, लौट रहा हूं दूसरे दौर में।
वो समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। समर जी, तारीफ कर दीजिए, 11वें से 5वें पायदान पर ले आए। प्रतिबद्धता आई है, अगर 1 लाख करोड़ की राशि की ठीक प्रतिबद्धता है। आई है तो वो बिल्कुल पूर्ण होगी। अगर कोई इन्वेस्टर समिट में, ये तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, और मैं आज भी आभार व्यक्त कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल गुंजन जी, हम आभार व्यक्त करते हैं अनिल अंबानी का। हम आभार व्यक्त करते हैं अनिल अंबानी का, जो अनिल अंबानी 75,000 करोड़ का निवेश कर रहे थे 2014 में, अभी भी 50,000 की वादा कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 0 इन्वेस्टमेंट है उनका। तो हर आप- इन्वेस्टर अगर समिट में मैं आके आपकी वादा बातों पे करते हैं, जाऊं, आभार मध्य व्यक्त करते हैं हम प्रदेश उनका में भी। डेवलपमेंट नहीं हुआ। मतलब मध्य प्रदेश में वही 2003 का मध्य प्रदेश है। नहीं, अभी अगर आपने मैं जो आपकी आंकड़ा बात गिनाया से ना सहमत हूं, रोड शो का, मैं बहुत जो सम्मान के साथ डेवलपमेंट की कह बात रही ही नहीं हो हूं। रही अगर ना। मैं आपकी बात से जाऊं तो मध्य प्रदेश में मतलब आज नव युवक जो 18-19 वर्ष का है, क्या वो एक डेवलप स्टेट में नहीं रह रहा? क्या उसके पास अच्छी सड़कें नहीं है? क्या उसके वो पास बेरोजगार बिजली घूम नहीं रहा है ना है? वहाँ पे। क्या आपकी स्वच्छ सड़क पे पानी टहल नहीं रहा है आ वो। रहा? आपकी क्या सरकार के पर्यावरण नहीं? आपकी क्या सरकार मेडिकल के कॉलेज एम्प्लॉयमेंट के नहीं? आंकड़े क्या हैं, IIT 2000 में 36% लोग बेरोजगार थे, आज जो है संख्या बढ़कर 65.7% हो गई है। इसमें 100 में से 87 युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये आपकी सरकार ने अभी हाल में आंकड़े जारी किए हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, जो और आप कह आज रही हैं कि आपने सड़क बजट बनी भी है सुना। तो उसी सड़क पे टहल रहा है वो भी युवाओं युवा। के लिए- ठीक है, जवाब ले लीजिए समर जी। देखिए समर सिंह जी जो इतना मुस्कुरा रहे हैं और इतना उन्हें मैडम, क्या शायद करूं मैं? हास्यप्रद लग रही है। तो देश हास्यप्रद की बात है ना, व्यवस्था आपने पे बोला बात आपने हो रोड़े, रही है। अरे मैडम मुझे 60-70 रोने का मौका वर्षों तक दीजिए। इनकी कांग्रेस की सरकार थी, गरीबी मिटाओ पे क्या काम किया? हाँ, तो आज आदमी मैं रोड पे- गर्व के साथ कह रही हूँ ठीक कि है। करोड़ों गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर करने वाली मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता अरे आप पार्टी तो की 80 सरकार करोड़ है। लोगों को दे आज रहे मैं हैं। गर्व के साथ कह रही हूँ, चाहे राशन दे रहे हैं 80 एजुकेशन करोड़ सेक्टर लोगों हो, को। चाहे ठीक है। किसान का कल्याण हो, चाहे महिलाओं का मैडम, मौका सशक्तिकरण हो, ये मौका मोदी दीजिए। सरकार है जिसने आ जाने चारों दीजिए, जातियों गुंजन में जी, काम लौट रहा हूं किया आपके है। पास। और भी कांग्रेस की मेहमान हैं। सरकार ने आ लूटने जाने के दीजिए, उनकी अलावा, बात आने दीजिए। भ्रष्टाचार के अलावा अपने अपने बच्चों के पालन पोषण के अलावा क्या किया, ये मुझे बता दे। मैं उदाहरण देती हूँ, आ रहा हूं दूसरे दौर मैं में। इनके कार्यकाल में उदाहरण देती हूँ। ये कुछ हमेशा कारतूस ट्रेन बचा की के बात- रखिए ना, आप कुछ बचा के रखिए, अभी समर जी को आ जाने दीजिए। ठीक है, नहीं, समर जी को ये हास्यप्रद लग रहा है, उनकी हंसी के कारण मैं उनसे पूछ रही हूँ कि पहले जब इनकी सरकार थी तो क्या उस समय भी हंसते हंसते मुस्कुराते इन्होंने भारत की ये दशा कर दी थी, जिसे 10 वर्षों में एक विकास के इतिहास के साथ पूरी दुनिया ठीक है, के रिपीट सामने कर अगर रहे हैं, आज भारत का रिपीट कर रहे डंका हैं, आ बज रहा जाने है तो वो दीजिए। मोदी सरकार के कारण बज रहा है। जी आ जाने दीजिए। जी, जिस प्रकार ब्रजेश ने कहा और आपने कहा मैडम कि आपने अच्छी रोडें बनाई हैं, आदमी इतना बेरोजगार है कि उसको कम से कम अच्छी रोडें तो मिल रही है टहलने के लिए। और जहां तक की बात है, आपने कहा कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 5वें पायदान पर आ गई है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि 80% लोगों के पास में 10% लोगों के पास में भारत का 80% पैसा है, और बाकी के जो 20% लोग हैं, 90% लोग हैं, वो 20% पर सर्वाइव करने के लिए मजबूर हैं। जहां तक की बात आपने इन्वेस्टर मीट की कही, अभी तक शिवराज सिंह जी के शासनकाल में 6 इन्वेस्टर मीट हो गई है, जिसमें 17 लाख करोड़ रुपए का आपने एक इन्वेस्टमेंट आया बताया था, लेकिन उसमें से जो कन्वर्ट हुआ है वो 3 से 4% हुआ है, 1,52,000 टू बी प्रिसाइज जो हुआ है। और जहां तक बात है, हर साल एक नए इन्वेस्टर मीट करते हैं, हर साल करोड़ों के सब्ज बाग दिखाते हैं और धरातल पे कुछ नहीं आता है। जहां तक प्रभु जी ने बताया कि अनिल अंबानी जी यहाँ पर आए, तो अनिल अंबानी जी लगभग सभी इन्वेस्टर मीट में आए, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट कहाँ आए करा नहीं वो है भी अभी। देखना पड़ेगा। सिर्फ उनने मुंबई में वादा नहीं, किया है, इन्वेस्ट करेंगे। पूर्व में भी पूर्व में भी आ चुके नहीं, हैं इस वो वाली investor समिट में meets नहीं आए, मैं दुरुस्त करना चाह रहा था आपको। उज्जैन वाली में नहीं आया, लेकिन उसके पहले जो समिट शिवराज सिंह जी के शासनकाल में थी, तो उनकी कंपनी वहां पर थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है। आप देखिए, आपकी जो आज का बजट की अगर बात करूं तो ये पूरा सब्जी बाग वाला बजट है, और यहाँ पर आप देखें, आप युवाओं की बात कर रहे हैं कि, और जो छात्रों की बात कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए आप 10 लाख रुपए देंगे। मैं ये बताना चाहूंगा सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, कि 90% 99% जो है आपकी जो फाइल्स हैं लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है, भले वो MSME के लिए लोन हो, उद्योग विभाग का लोन हो, या कॉलेज की पढ़ाई के लिए लोन हो, वहां पर बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के यहाँ पर नहीं दी जा पा रही है। अगर आप चाहें तो इस पूरा डाटा को आप खंगाल सकते हैं। तो जहां तक की बात है कि जो ये लेकिन इसकी बजट तारीफ तो बोलने करना में, होगी। इंटर्नशिप की बात तो आपके राहुल गांधी भी करते थे, जी, वो कह रहे हैं कि internship- 500 कंपनियों में 1 करोड़ इंटर्नशिप देंगे। मैंने इंटर्नशिप पे ही आ रहा हूं मैं, कि इंटर्नशिप जो है वो कितने समय के लिए दी जा रही है, क्या वो इंटर्नशिप बाद में कन्वर्ट होगी। और इंटर्नशिप भी अपने आप में घपला है। मैं आपको बताता हूं, मैंने यहाँ के उद्योगों के हाल देखे मध्य प्रदेश के, जहां पर सीखो कमाओ योजना के माध्यम से लाखों युवाओं को लाभान्वित होना बता रही है बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन हुआ यहाँ पर यह है कि जो उद्योगपति थे, जो उद्योग थे, उन्होंने अपने ही पूर्व के एम्प्लॉयज का नाम उसमें एनरोलमेंट करवा दिया है, और उनके माध्यम से अपने जो पूर्व के एम्प्लॉय हैं, जो पहले से उसमें एनरोल्ड एम्प्लॉयज हैं, उनको तनख्वाह देने का काम यहाँ पर हो रहा है। तो अगर मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार इस पे भी संज्ञान ले और जाके देखे कि वस्तु स्थिति क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री गुप्ता जी।
गुप्ता इस बजट पे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, कैसा बजट लगा आपको? क्या इसमें युवाओं के लिए रोजगार के कुछ प्रावधान दिख रहे हैं आपको? किसानों के लिए भी कुछ योजनाओं का जिक्र है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। ओवरऑल कैसे देखते हैं आप इस बजट को? नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है गुप्ता जी, बोलिए। अच्छा, मैं एक्चुअली यात्रा में हूँ, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। जी जी सबसे अच्छी बात यह है सर कि इस बजट में जिन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है उन्हीं की बैसाखी पे या उन्हीं के साथ ये सरकार चल रही है। तो जिस तरह से बिहार को, उड़ीसा को और आंध्रा को इन्होंने सपोर्ट किया है, मुझे लगता है 28,000 करोड़ रुपए बिहार को सड़कों के लिए दिए हैं। तो इससे ये तो प्रतीत हो रहा है कि किस डायरेक्शन में सरकार काम करना चाह रही है। दूसरा जो आप बात कर रहे हैं युवाओं और किसानों के लिए क्या हुआ है, तो जैसा हर बजट में होता है मुझे लगता है उसी तरह के वादे और उसी तरह की योजनाएं इसमें आई हैं। मुझे कोई बहुत स्पेसिफिक दोनों मामलों में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिससे कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ना चाहिए इन बातों में। जो मेरा प्रमुख विषय, यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस पर चर्चा करूँ, डायरेक्ट टैक्सेस के जी ऊपर। जी एक बड़ा परिवर्तन जो इस बार के बजट में आया है, उम्मीद की जा रही थी कि कोई बहुत बड़ी छूट इस बार सरकार को देना चाहिए आम करदाता के लिए, तो उसमें केवल 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं। एक तो सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए जो 50,000 रुपए का न्यू रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ करता था, उसको बढ़ा के 75,000 रुपए कर दिया गया। और दूसरा परिवर्तन है हमारे इनकम टैक्स के स्लैब में कि जो 3 से 6 लाख रुपए पे 5% की छूट थी, वो अब 7 लाख रुपए तक हो गई है, और 7 से 9 लाख रुपए तक जो छूट थी वो 7 से 10 लाख रुपए तक हो गई। तो ये मिला के कुल 17,500 रुपए का ऐसे लोगों को कर में फायदा होगा जिनकी आय 15 लाख रुपए से अधिक। ये तो इनकी एक संख्या तो बहुत मेजर, कम होती है ना सर सैलरीड एम्प्लॉय की संख्या 4 करोड़ है वैसे तो पूरे भारतवर्ष में, जी। लेकिन 15 लाख से ज्यादा वालों की संख्या निश्चित रूप से, जैसा आप कह रहे हैं, बहुत कम है। तो इस जो 17,500 रुपए का लाभ है, ये हायर इनकम टैक्स स्लैब वालों के लिए है। मुझे लगता है कि ये आम करदाता के ऊपर इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा, जितने भी टैक्स रिफॉर्म्स की बात वित्त मंत्री ने आज के बजट भाषण में की है, वो सब टैक्स प्रोसीजर्स को लेके ज्यादा है कि किस तरीके से टैक्स असेसमेंट को आसान बनाया जाएगा, विवाद की स्कीम को किस तरीके से लोगों के लिए सुलभ बनाया जाएगा, डिजिटाइजेशन किस तरह से किया जाएगा। लेकिन करों में बहुत ज्यादा छूट देने की बात ना जीएसटी में दिखाई देती है और ना इनकम टैक्स में दिखाई देती है। तो करों में भी कोई ज़्यादा छूट दिखाई नहीं दे रही प्रभु जी। तो जो कर्मचारियों को एक साधने की कोशिश की गई है, हमने देखा है अपने राज्यों को साधने की कोशिश की है, जो आप पहले भी कह रहे थे और वही गुप्ता जी भी कह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, सिर्फ ये बजट लोगों को साधने के लिए मजबूरियों में बनाया गया है, जो आपने पहले जिक्र किया था? ये गठबंधन सरकार को चलाने का बजट है, चलता हुआ बजट इसको कह सकते हैं। ये किसी एक दल की सरकार, जैसा हम जो पिछले 10 बजट देखे, वैसा कोई डिटर्मिनेशन वाला बजट नहीं है जो कि सीधे सीधे विकास पर फोकस करता हुआ दिखाई दे रहा हो। गुंजन जी जो हम गिना रही थी, अर्थव्यवस्था यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे है योगदान। लेकिन हम किन देशों से अर्थव्यवस्था की तुलना करते हैं ये भी हम देख रहे हैं। उनकी आबादी कितनी है, वहाँ शिक्षा का स्तर कितना है, वहाँ रोजगार का स्तर कितना है, और वहाँ के संसाधन कैसे हैं, वहाँ के लोगों का जीवन शैली कैसी है। तो बहुत सारी चीज़ों में फर्क पड़ेगा। लेकिन हम आंकड़ों में जाते हैं तो आंकड़ों की ही बात करें तो देश का जो पहला बजट आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पेश किया था, वो 197 करोड़ रुपए का कुल बजट था। आज का बजट जो है 47,000 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। तो निश्चित तौर पर इस बीच में यदि हम कहें कि सारी सरकारों ने विकास को लेकर कुछ ना कुछ नए पैमाने तय किए होंगे, किसी एक सरकार का योगदान इसमें नहीं होता। लेकिन जब आप इस स्थिति में खड़े हों जहाँ पर कि आज देश खड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो वर्ग ज़्यादा आपको देखता है जो आपका आप पर आश्रित ज़्यादा है, जो आपको वोट करता है, सपोर्ट करता है। उस वर्ग को ध्यान नहीं दिया गया है। मैं मध्यम वर्ग की बात करता हूँ। मध्यम वर्ग के लिए कोई बहुत ज़्यादा छूट नहीं है। टैक्स में छूट बजट में जो मिली वो 15 लाख से ज़्यादा सैलरी वालों को ज़्यादा जा रही है। पेंशनर को छूट जो जा रही है बहुत कम जा रही है, उनको 7,000 का कुछ का ही लाभ मिल रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि शेयर बाजार ने इस बजट का बहुत बेहतरीन ढंग से स्वागत किया है, 1100 पॉइंट नीचे आया है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बजट को लेकर देश में विकास की क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि जब हम विकास का पैमाना करते हैं तो हम शेयर बाजार की तरफ देखते हैं। सरकार जब कोई निर्णय लेती है तो शेयर बाजार उस पर बहुत बारीकी से नज़र रखता है, क्योंकि वही अर्थतंत्र है हमारे देश का।
वो अर्थतंत्र को चलाने वाले लोगों ने इस बजट को कैसे लिया है, ये अपने आप में सामने हमारे खुद ही जाहिर हो गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उद्योगों में कितना बूम आएगा इस बजट से, वो भी दिख रहा है। इस बजट से रोजगार की क्या संभावनाएं हैं वो भी दिख रही हैं कि आप इंटर्नशिप स्कीम ला रहे हैं। कोई ऐसा डायरेक्ट वादा नहीं करना कि आप 3 नौकरियां देंगे, हालांकि वादा आपने पहले भी किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, वो पूरा नहीं हुआ। फिर पकौड़े तलने तक आ गए हम, उसको भी रोजगार में ले लिया। तो एक तरीके से ऐसे युवाओं के लिए कोई ऐसा नहीं है, जो देश की सबसे बड़ी आबादी है, जैसे मैंने बताया कि 100 में से 87 युवा जो है बेरोजगार हैं देश के। तो उसके लिए क्या है इस बजट में, क्योंकि यही वो फोर्स है, यही वर्क फोर्स है जो आगे चलकर देश का निर्माण करती है। इसी की ताकत से, इसकी मेहनत से हम देश को आगे बढ़ाते हैं। आज आईटी सेक्टर यदि सक्षम है, चल रहा है, तो उसकी वजह ही ये युवा वर्ग हैं जो आईटी सेक्टर में है। क्योंकि आईटी सेक्टर में 40 साल का जैसे हुआ वो बेकार हो जाता है आदमी, उसकी जगह नए लोग आते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। अब आपको ऐसे काम की तरफ ध्यान देना होगा जहाँ से रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। आपने जो है क्रूज पर्यटन करने का प्रावधान कर लिया, उस पर टैक्स में छूट देने, कितने लोग जाएंगे क्रूज की सैर करने, ये बताइए। आपको जो है ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो देश को गति दे सके, देश के आम आदमी तक उसकी आपकी जो विकास का जो पैसा है वो पहुँचे। आप डीबीटी देते हैं, किसानों के खाते में जाती है, डीबीटी देते हैं, महिलाओं के खाते में जाती। वो युवा जो आपकी तरफ देख रहा है, पढ़ लिख कर तैयार बैठा है, उसके लिए क्या है, उसके लिए क्या डीबीटी स्कीम है आपकी? बेरोजगारी भत्ता है या फिर उसके लिए रोजगार है? तो उसको जो चाहिए वो दीजिए आप, जिससे वो आपके आर्थिक संसाधन बढ़ाने में काम आ सके, देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। और क्या प्रभु जी, इस बजट से आपको लगता है कि जो महंगाई का एक मुद्दा चल रहा था उसकी धार बोथरी होगी, कुछ उस पर राहत मिलेगी या मिलती दिख रही है? देखिए ब्रजा जी, महंगाई तो एक चुनावी मुद्दा है। चुनाव के समय आप अभी हम माइक लेके निकल जाएं तो लोग हमको महंगाई गिना देंगे। वो 10 साल पहले भी वो महंगाई गिनाते थे, जब पेट्रोल 56 रुपये किलो लीटर हुआ करता था तब भी उनको महंगा लगता था। आज 100 रुपये लीटर है तब भी उनको महंगा लगता है, क्योंककि हमारा जो रेशो है ना आय का और खर्च का, वो लगभग वैसे ही बना आ रहा है। लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, कर्ज देने वाले बहुत हो गए हैं। आप 90% पे आप कार बैंक से लोन ले सकते हैं, आप घर के पूरे सामान आप बैंक से लोन पर ले सकते हैं, लेकिन आय जो बढ़े, अपनी कमाई के दम पर कोई चीज़ अर्जित कर सके आदमी, वो स्थितियां निर्मित नहीं हो पा रही हैं। इसलिए महंगाई का रोना हर जगह है, क्योंकि आप किसानों की आय भी बढ़ रही है तो आप उसको कहेंगे कि महंगाई हो रही, चीज़ें महंगी आ रही हैं क्योंकि किसानों की आय बढ़ानी है आपको। तो ये एक बहुत अलग सा विषय है। महंगाई कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, महंगाई का विषय नेताओं के जुबान से कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आम जनता कभी महंगाई को लेकर रोना बंद नहीं करने वाली है, लेकिन इसके जो गैप जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि वो ज़्यादा लोगों के फायदेमंद होगा। ये काम करना सरकार का है। सरकार जो नीतियाँ बनाती है, लॉन्ग टर्म की नीतियाँ ऐसी बनाए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आय जनरेट हो। जैसे टैक्स की हम बात कर रहे थे, मनोज जी ने बताया केवल 2% लोग ही देश में टैक्स देते हैं, लेकिन सब बजट आता है तो सबसे ज़्यादा चर्चा टैक्स की होती है कि इनकम टैक्स में कितनी छूट दे रहे हैं। इसका लाभ कितनों को मिलता है? बहुत कम लोगों को लाभ मिलता है। लेकिन ये जिस वर्ग को लाभ मिलता है वो नौकरी पेशा वर्ग है, जो सिर्फ उसी सैलरी पर निर्भर है। किसी उद्योगपति के लिए वो उतना फायदा मायने नहीं रखता है टैक्स की छूट का विषय, लेकिन किसी नौकरी पेशा आदमी के लिए मायने रखता है, क्योंकि उसकी जो साल भर की इनकम है 3 लाख रुपये, उस 3 लाख रुपए में से कितना टैक्स उसको देना है ये वो हिसाब लगाता है, क्योंकि उसके हिसाब, देश के बजट के हिसाब से वो अपने साल भर का बजट बनाता है। तो गुंजन जी, मध्यम वर्ग के लिए क्या है बजट में? युवाओं को भी निराश किया है बजट में। देखिए, आप युवाओं की बात कर रहे थे, तो यूथ और एम्प्लॉयमेंट पे अगर मैं बात करूं तो आपने और हम सबने देखा कि 1.4 लाख करोड़ जो यूथ एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ दिया है। हम देखें जिस तरह एजुकेशनल लोन के लिए भी 10 लाख तक का अगर आप एजुकेशनल लोन लेंगे तो उसमें भी जो फाइनेंशियल हेल्प करने की बात की है, हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की है। 2 लाख करोड़ के जितने भी युवाओं के लिए स्कीम्स लेकर आए हैं, उस 5 स्कीम्स जो जॉब और स्किलिंग की स्कीम्स हैं, उसमें 4.1 करोड़ यूथ को फायदा पहुंचेगा, ये भी बात की गई है। ऐसा नहीं है कि युवाओं के लिए चीजें नहीं की गई हैं। स्व सहायता समूह का पहले से ही काफी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अब बजट में भी उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, एक फंड्स का एलोकेशन किया गया है। ये डेफिनेटली हमारे देश के युवाओं के बेनिफिट के लिए ही किया गया है। मध्यम परिवार की आप जो बात कर रहे हैं, मध्यम परिवार के लिए हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। अगर मैं महिलाओं की बात कर लूं, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे दूसरी चीजें हो, चाहे अगर हम गरीब की बात कर ले तो गरीब कल्याण के लिए आयुष्मान योजना के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी काम किया है। आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों लोगों का फ्री में इलाज हुआ है।
ये कहीं पे भी इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर आप देख लें करोड़ों लोगों को पक्का मकान दिया गया है, तो ये किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो ये मध्यम मोदी वर्ग में सरकार नहीं ने आता किया। ना। चाहे वो तो रहवास की बात आपने कर लें, गरीबों के चाहे लिए इलाज आयुष्मान की कार्ड बात कर चलाए लें, हैं, चाहे उनके लिए एजुकेशन की बात कर लें। जैसे गैस की सब्सिडी बंद कर दी है, कुछ लोगों को, कुछ ही महिलाओं को जो है 450 का लाभ मिल रहा है गैस में, बाकी सबकी सब्सिडी बंद हो गई मध्यम वर्ग की। लेकिन ये भी इस सरकार की उपलब्धि में शामिल है। एक दिलचस्प आंकड़ा वित्त मंत्री ने दिया आज के बजट भाषण में, गुंजन जी आपने सुना होगा, उन्होंने बताया कि देश में साल भर में सिलेंडर 300 रुपये सस्ता हुआ है, सोना चांदी 13,000 रुपये महंगा हुआ है, और तुअर की दाल 30 रुपये महंगी हो गई है। देखिए आप ये अगर एक दाल हम है, ऐसे बाकी एक-एक सारी दाल सब्जियों की यही हाल है। आइटम उठा के बजट को देखेंगे तो शायद आपके और हमारे लिए एनालिसिस बजट का मुश्किल नहीं, ये तो जो वित्त मंत्री ने कहा, मैं तो वो दोहरा रहा हूँ। डेवलपमेंट पे बात करनी पड़ेगी। अगर जो आपने वित्त महिलाओं जो के सिलेंडर आपने की बात चूंकि की, सिलेंडर का कि जिक्र किया, सब्सिडी महंगाई का थोड़ी किया, है, आपको तो ये मैं देखना तो जो पड़ेगा वित्त कि मंत्री ने महिलाओं के कहा वो लिए दोहरा रहा हूँ बस। स्वसहायता समूह में कितना दिया है, महिलाओं की लाडली लक्ष्मी में कितना दिया, लाडली बहना योजना में वो अगर लाडली मध्य बहना प्रदेश की तुअर बात की करूं दाल तो नहीं कितना खाती है दिया क्या? है? तो हमें ओवरऑल वो लाडली बहना सब्जी नहीं खाती है क्या? वो लाडली बहना तेल से बघार नहीं लगाती है क्या घर में? बात करना बड़ा मुश्किल होगा मनोज जी। नहीं, आप बताइए, वो लाडली बहना तुअर की दाल नहीं खाती है क्या? क्योंकि वित्त मंत्री ने तो कह दिया था प्याज महंगा हुआ है, मैं तो खाती नहीं हूँ, तो लाडली बहना भी नहीं खाती होगी तुअर की दाल। आइटम वाइज बात करेंगे कि चलिए दाल चावल, ये तो जो वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा वो जो दोहरा रहा हूँ तो मैं। शायद आपका जो 1 घंटे का डिबेट है वो 1 हफ्ते में कन्वर्ट होगा, लेकिन आपको ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी देश के, कि आज भारत की व्यवस्था में पूरे दुनिया में भारत को कहाँ लाके खड़ा लेकिन किया है। मैडम और ये डेवलपमेंट मोदी से अलावा सरकार भूखे ने पेट किया भजन है। नहीं होता ना, कि भाई भूखे पेट भजन तो हो नहीं गया, कि डेवलपमेंट के साथ साथ भी ये भी होना चाहिए ना। आपने 6 लेन हाईवे बना दिया, और गरीब के पास गाड़ी नहीं, साइकिल से चलेगा क्या? उस पे आप चलने नहीं दोगे? मैंने अभी आपको आंकड़े बताए, गरीब के पास मैं भी तो आंकड़ा ही बता रहा हूँ। गरीब के पास फ्री आप लाखों करोड़ का बता रही, मैं तो रुपए वाला आंकड़ा बता बता रहा हूँ जो आपके वित्त मंत्री ने बताया। मकान है, आप कह रहे हैं कि सड़कें बना दी तो गरीब के लिए क्या किया? अरे उस सड़कों पे गरीब भी चलेगा, अमीर भी चलेगा, उस पे मजदूरी वो गरीब कर ही रहा बेचारा। इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं काम हुआ होता तो हम बुद्धिजीवी ही उठ के कहते कि आपने डेवलपमेंट क्या किया, आपने सड़कें क्या बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर 11.11 करोड़ का इंटरिम बजट दिया था तो वो मायने रखता है। दैट अमाउंट्स टू 3.83% ऑफ आवर टोटल जीडीपी। अगर उसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया है, वो भी जरूरी है आपके और हम सबके लिए, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है। गरीब कल्याण पे भी ध्यान दिया है। आज करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने वाली कौन सी सरकार है? ये मोदी सरकार ही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का आंकड़ा देखें आप, कितने गरीबों को आज पक्का मकान दिया गया है। अगर हम आयुष्मान कार्ड जिस तरह वितरण हुआ था, फ्री इलाज की बात हुई है, उसका आंकड़ा देखें, आज करोड़ों लोगों को, गरीबों को फ्री में इलाज मिला है। तो गरीबों के लिए उत्थान तो हुआ ही हुआ है ना। अगर इसलिए तो आजकल लोग गरीब बनने, गरीब बनना ज्यादा बेहतर समझते हैं ना देश में, तो EWS का घोटाला इसलिए हो रहा है। इसमें कमी नहीं हुई है, ये एड ऑन अभी हुआ है। बिजली कंपनी के CMD गए थे मुरैना, 4 मंजिला मकान में 14 AC लगे थे, 300 रुपये बिजली का बिल आता था। गरीब कल्याण है मनोज जी, ये गरीब कल्याण हो रहा है। ये आप ही की बिजली कंपनी के CMD गए, हम नहीं गए। देखिए अब आप इसमें जो आपके आंकड़े हैं वो आप बोल रहे हैं, मैं तो आपको सामने बता रहा हूँ, नाम लेके बता रहा हूँ। अच्छा गुंजन जी 10 साल में कितना रोजगार जनरेट हुआ ये बता दीजिए, कितने लोगों को नौकरी दी आपकी सरकार ने? आगे के नहीं हुआ होता, चलिए मैं आपको दूसरा उदाहरण देती हूँ, नहीं हुआ होता तो अगर आज मध्य प्रदेश की, सिर्फ पहले मैं उदाहरण दूंगी, क्या मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती? क्या जनता जनार्दन बेवकूफ है? जनता जनार्दन उसी सरकार को तो अपने आप को समझ रही होगी, विकास दे रहा है, ये उसी सरकार को चुनेगी जो सरकार उनके लिए वापस कुछ दे रहा है। ये भ्रष्टाचार सरकार को चुनने के लिए नहीं बैठी है जनता कांग्रेस की तरह। जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को पूरी 29 की 29 सीट पे विजय दिलाई है तो वो क्यों दिलाई है? अगर मैं केंद्र की बात कर लूं, 240 सीटों पे अगर विजय दिलाई है तो वो क्यों दिलाई है? लेकिन कम हो गई ना देश की जनता मतलब कम हो गई, विश्वास कम हुआ ना लोगों का। सीटें कम हो गई आपकी केंद्र में तो विश्वास कम हुआ होगा ना। जब आप यहाँ पे ये कह रही हैं कि 29 के 29 सीटें हैं, भरोसा है, तो पूरे देश में भरोसा कम हुआ है सरकार पे आपकी। जो 2 डिजिट पे सिमट गई, जो 100 के नीचे सिमट गई, अगर वो आज क्लास में अपने आप को 99 पाने वाला अगर अपने आप को फर्स्ट बताने लगा तो ये उनका नहीं, उनके बताने से नहीं, लेकिन उन पे भरोसा जागृत हो रहा है ना लोगों का, तब तो वो बढ़ रहे हैं और आप घट रहे हैं। आज तक आप मुझे बताएं क्या कांग्रेस आज तक 100 के डिजिट पार कर पाया है?
या कांग्रेस आज 100 की डिजिट पार कर आज पाई तक है? ऐसा अगर बजट ये दिया है सिर्फ आपने, जनता 2 जनार्दन कार्यकाल का हो गए प्यार और आपका, विश्वास। मजबूरियों वाला बजट, ये आंध्र जन- प्रदेश को विशेष पैकेज, बिहार को विशेष पैकेज, ऐसे दिए आपने। नहीं, ये आकलन आपका बिल्कुल सही नहीं ब्रजेश जी, ये बिल्कुल भी नहीं सही। आप जनता जनार्दन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं फिर तो। संविधान सवाल में खड़ा नहीं कर रहे हैं, अधिकार मजबूरियों दिए का गए थे बजट है जनता आपका को। कि आपको उन्होंने जहां उस पे अधिकार आपके का गठबंधन इस्तेमाल सहयोगियों को किया है। साधने के लिए आप मुझे आपने मध्य प्रदेश का विशेष बताएं। दर्जा दिया है। ये 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की कौन से विशेष दर्जे से आई है? चलिए तो वो आप भी मुझे उसका पछताएगा ना बता आप, दें। क्योंकि मध्य प्रदेश ये को कुछ मिला ही नहीं इस अगर बजट में। जनता 13 सरकार राज्यों में को एक भी सीट सुनती नहीं है, मिली आपको। 13 अगर राज्यों में जनता एक भी सीट सरकार नहीं को मिली। जम्मू सुनती कश्मीर है- में 370 हटाने के बाद आप वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए कश्मीर में। इस पे भी बोल दीजिए। उत्तर प्रदेश में देखिए, नंबर 2 पे आ गए। 370 उत्तर प्रदेश में हटाने पिछड़ गए से आप। हर एक महाराष्ट्र में चीज, नंबर 3 यही पर। फर्क है प्रभु जी, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अगर जनता जनार्दन के लिए कुछ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है वो अपने भलाई के लिए कर रही है, वो राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 370 हटाकर आज कश्मीर, जो पहले टेररिज्म के नाम से जाना जाता था, आज वो टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास, कश्मीर को गुंजन जी। भारत की मुख्य धारा में बजट पर प्रतिक्रिया आई है डॉक्टर सीएम मोहन यादव की, योगी आदित्यनाथ श्रीमान की। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। इस पूरे बजट को अगर मैं कह सकता हूं कि यह बजट भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में बदलने के संकल्प के साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका को और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है। इस 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए समर्पित उनकी आशा, उनकी आकांक्षा और अमृत काल के संकल्पों को पूरा करने वाले इस बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम का मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार में टैक्स के बारे में सबसे बड़ी छूट आज उपलब्ध हुई है, और ये लंबे वर्ष समय से ये मांग चली आ रही थी। 3 लाख तक के प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ साथ अन्य जो स्लैब भी दिए गए हैं वे काफी राहत भरे हैं। अलग अलग सेक्टर के लिए
जो प्रावधान किए गए हैं गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, एमएसएमई सेक्टर के लिए, ये लाखों नौकरियों को क्रिएट इससे होगा। इंडस्ट्री के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, मुझे लगता है ये सभी स्वागत योग्य हैं। और नौजवानों के लिए, समाज के हर तबके के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, सभी तबके के लिए जो कुछ भी प्रावधान इसमें किया गया है, मैं कह सकता हूं कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ को, मोहन यादव को प्रतिक्रिया दे रहे थे वो बजट पर। लेकिन समर जी, गुंजन जी कह रही हैं कि विकास हुआ है तब तो इतना सपोर्ट मिला है मध्य प्रदेश में, 29 के 29 सीटें। दिल्ली में आप कमज़ोर हैं। गुंजन जी की अगर रीजनिंग के हिसाब से मैं देखूं तो फिर तो बिहार को सबसे ज्यादा शिक्षित और सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य होना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी नीतीश कुमार जी बहुत लंबे समय से हैं। तो बात ऐसा नहीं है, चुनाव लड़ना और चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाता है, चुनाव जीतना एक अलग चीज होती है, लेकिन विकास एक अलग चीज है। उस चीज को हमको समझने की आवश्यकता है। और आज की बजट की अगर बात करें तो बजट में निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि 5 साल जो 80 करोड़ लोग गरीब है वो गरीब ही रहेंगे और राशन खाते रहेंगे सरकार का। और जहां तक बात है कि स्किल डेवलपमेंट की यहाँ पर सरकार ने बात कही, तो मैं बताना चाहूंगा कि IIT बॉम्बे में 36% जो बच्चे पास आउट हुए वो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो जब IIT के अंदर बेरोजगार घूम रहे तो ITI की क्या हाल होने वाले हैं इस देश के अंदर, वो हमको देखना पड़ेगा। पढ़ाई की कोई ज्यादा महत्व रह नहीं गया है भारत के अंदर, क्योंकि जो पढ़ा लिखा है उसके पास भी रोजगार नहीं है, जो अनपढ़ उसके पास भी रोजगार नहीं, दोनों एक पायदान पे खड़े हुए हैं। तो सबसे प्रमुख चीजें हैं कि आप ये जो एक आज के बजट से एक चीज याद आ रही है, वो एक पंचायत करके वेब सीरीज है, उसके अंदर वो बोलता है कि देख रहे हो विनोद, बात को घुमाने के लिए किस तरीके से अंग्रेजी में गटर पटर किया जाता है। तो बस ये गटर पटर करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना दिया है ना, यहाँ पर आम आदमी कुछ। और जितना भी फायदा होगा लॉन्गर टर्म में अगर हम देखेंगे तो वहां पर ये बड़े बड़े यारीबाज उद्योगपति जो है, ये याराना सरकार जो है उनको पूरा फायदा पहुंचाने वाली है, लेकिन जो गरीब है वो उतना ही गरीब रहेगा। लेकिन समर जी, उद्योगपति तो वही है ना जो आपके शासनकाल में भी थे, अब भी हैं। कोई अचानक तो 10 साल में पैदा नहीं हो गए। टाटा अंबानी। मैं वही कहना चाहता हूँ। समर जी, आपको याद दिला दूं, देश का जो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र था एक्सप्लोरेशन का, ये पहले सरकारी क्षेत्र हुआ करता था, ONGC जैसी कंपनियां करती थी, और धीरू भाई अंबानी को आपकी सरकार ने पहली बार निजी क्षेत्र खोल के उनको दिया, जिसके दम पे रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी है। जी, सही बात है, लेकिन समग्र विकास होना जरूरी। आज आप देखिए, लेकिन अब आप वही उद्योगपतियों को कोसते रहते हो आप। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि मैं अगर वही उद्योगपतियों की बात करूँ तो उसके अंदर भी सिर्फ अडानी जी को जितना फायदा सरकार पहुंचा रही है उतना दूसरों को नहीं पहुंचा रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर किसी उद्योगपति का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है। अडानी की भी शुरुआत कांग्रेस रिजिम में हुई है। 600, मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन एक बैलेंस्ड चीजें होती है प्रभु जी, और एक होती आग बंद करके किसी आदमी का सपोर्ट। लेकिन समर जी, उसी अडानी को आपके बड़े नेता गालियां देते हैं भरे मंच पर। उसी अडानी को जब राजस्थान में आपकी सरकार रहती है तो गहलोत मंच देते हैं, स्वागत करते हैं। छत्तीसगढ़ में जनता के विरोध के बावजूद जंगल कट साफ करवा दिया अडानी से आपकी सरकार ने। टेम्पो भर भर के पैसे लेके जाएंगे तो फिर शादी के अंदर क्यों जाना था उसके लड़के की, वो पूछना चाहिए मोदी जी से भी। दिग्विजय सिंह क्यों गए थे, कमलनाथ क्यों गए थे? अब तो मध्य प्रदेश के नेताओं की बात करो, दिग्विजय सिंह क्यों गए थे टेम्पो लेके? कमलनाथ क्यों गए थे टेम्पो में? शशि थरूर, विवेक तंखा, कितने नाम गिनाए? तो मोदी जी जब खुद ही बोल रहे हैं कि टेम्पो भर भर। नहीं, आप एक तरफ मोदी जी पे के जाने पे आपत्ति कर रहे हो, आपके नेता जो है राहुल गांधी को छोड़ के जो, तो बाकी सबको कांग्रेस से निकलवा दीजिए आप। वो कांग्रेसी नहीं है इसका मतलब, ये लोग जो गए थे। और आपके यूपीए गठबंधन के तमाम नेता गए। मैं यहाँ पर मेरी बात रखने का मौका दीजिए पहले कि एक देखिए, उद्योग ऐसा थोड़ी नहीं होता ना समर जी, उद्योग के मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू।
भाई मैं वही बताना चाह रहा हूँ, मेरे को बोलने का मौका दीजिए। देखिए, उद्योगपतियों की आवश्यकता देश सभी देशों को रहती है, हमारे देश को भी है, लेकिन जो एक बैलेंस बना के रखने का कार्य है वो सरकार का होना चाहिए। यहाँ पर आप देखिए, जो ऊंचे पायदान पे जो उद्योगपति बैठे हैं उनका खूब फायदा हो रहा है, और जो निचले पायदान पे बैठे हैं उनके उद्योग बंद हो रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर आपको घटना बताऊं, कई जगह पर तो वहां पर गवर्नमेंट ने उनके उद्योगों पे ताला लगा दिए हैं, क्योंकि उन्होंने वहां की लीज सब्सिडी जमा नहीं कर पाई, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो सरकार फायदे करती है, 40 तो लाख नियमों करोड़ का पालन रुपए जो नहीं है, करेंगे 40 उद्योगपति, तो क्या उनको रियायत देते रहना चाहिए? 40 लाख करोड़ रुपए जो है वो उद्योगपतियों के माफ हो रहे हैं, लेकिन वही जो है किसान है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो उद्योगपतियों के इसलिए माफ कर रहे हैं कि अपनी बेटी की शादी आलीशान तरीके से कर सके। तो देखिए, ये जो खाई है समानता असमानता की, ये बहुत बड़ी होती जा रही है। भाजपा के कार्यकाल में इतनी कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं थी। अगर आप चाहें प्रभु जी तो पूरा डाटा उठा के देख लीजिएगा। इस कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं थे, यूपीए सरकार को कर्ज माफी करनी पड़ी थी किसानों की। आंखों पे पट्टी बांधकर कभी भी हमने किसी उद्योगपति का वो नहीं करा है यहाँ पर फायदा। लेकिन कर्ज माफी तो आपने भी की थी ना, वो कर्ज खाई माफी नहीं सारी थी क्या? सरकारें करती खाई हो गई होगी ना, तभी तो उसको पटाने के लिए वैसे ही आपने कर्ज माफी कर दी थी। मनरेगा कितनी इसीलिए कर्ज लाया माफी गया था करी ना। थी ब्रजेश जी? कितनी यदि वो कर्ज 80 माफी करोड़ करी थी लोगों को बताओ? राशन दे रहे हैं तो आप मनरेगा भी लेकर आए थे। मनरेगा आज के भी अंदर चल श्रम करवा के, मनरेगा के अंतर्गत श्रम करवा के काम वो तो आपको भी पता है समझ जी, दिया कैसा जाता था। श्रम होता है उसमें, ये सब आपको भी पता है। ये आपको भी पता है कि आयुष्मान कार्ड जो है किस प्रकार से काम करता है यहाँ पर। अच्छा समर जी, मान लीजिए लीजिए आपकी सरकार आ गई तो क्या अडानी अंबानी के सारे उद्योग आप बंद करा देंगे, उनको नए उद्योग लगाने की परमिशन नहीं देंगे? क्योंकि जी, रोजगार देखिए, तो कम आपको से भी कम- बढ़ाना होगा, उद्योग तो बढ़ाने की हाँ, आप भी बात बिल्कुल। कर रहे हैं। लेकिन कम से कम ये नहीं करेंगे कि हम उनको आग पे पट्टी बांधकर उनके हिसाब से रूल्स को तोड़ मोड़ कर तो बताइए ना हम कौन से उनको rules? मैंने तो उद्योगों को बताया था करवाएं। अभी आपको, मैंने अभी देखिए। आपको बताया ना कि जो है डिनर की टेबल पे जो है पेट्रोलियम पदार्थ निकालने की अनुमति दे दी थी, कच्चा तेल की, जो कि सरकारी क्षेत्र का काम था, पहली बार इस देश में हुआ। पूरे देश में नियम ये है कि कारखाने या तो उसमें बीजेपी 8 बंद कर घंटे दे। काम चलिए, होगा। हमने आपके गलत कहा तो कर्नाटक बीजेपी में बंद कर दे। सिद्धारमैया सरकार ने कह दिया है कि आईटी प्रोफेशनल को 14 घंटे काम करना पड़ेगा। ये कौन सा नियम है? तो अगर किसी को ये नियम पसंद नहीं है, उसके खिलाफ वो विरुद्ध जो है कोर्ट में जा सकते हैं, वहां के अगर कोई एसोसिएशन बनी हो तो। ये गजब का तर्क है आपका, ऐसा ही तर्क उधर से आ जाता है कि कोर्ट चले जाइए, तो हर चीज कोर्ट में ही होगी, गए ना- सरकार का क्या दायित्व? हम गए ना कावड़ यात्री को के मसले को लेकर कोर्ट में। आप नहीं गए कानून भी हो। आपकी सरकार ने बनाया था। कानून सर उस गुमास्ता के ऊपर नाम, जो एक सर्टिफिकेट होता है उस पर नाम लिखने का था, हम्म। और ठीक है, तो उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन सरकारी इनके द्वारा किया गया है दुर्भावनावश। अब वो तो बात कोर्ट अलग ने है। भी तो कहा है आप लाइसेंस लिखिए, उस पे खाद्य पदार्थ की तो जानकारी लाइसेंस- लिखिए, वही है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे ख्याल से ठेले के लिए और चाय की गुमटियों के लिए इस प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं होता है। वो 10 रुपए की पर्ची कटवा के दिन भर अपना जो है काम करते हैं वहां पर। तो वो एक बीजेपी की सरकार को इस प्रकार से कानून लेकर आना चाहिए ठेलों के लिए, और जो रोड साइड वेंडर्स है उनके लिए कुछ करें उसके लिए, तो उसके बाद जाके नाम लिखवाएं उस पर। तो गुंजन जी, दाम बढ़ गए हैं सिगरेट के, हवाई जहाज से यात्रा के, प्लास्टिक का सामान के, पेट्रोकेमिकल के। चलिए सिगरेट विगरेट पे बढ़ रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन नीट पे कुछ आया है क्या है? इस तरह की परीक्षाओं में कुछ विशेष व्यवस्था की जाए, ऐसा कोई देखिए प्रावधान? ब्रजेश जी, मैं आपके सवाल का भी जवाब दूंगी, पर समर सिंह जी ने अभी क्योंकि वो एक टॉपिक छेड़ा है खाद वाला, उस पे पहले थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहूंगी कि हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं और कानून का इन्होंने इंटरप्रिटेशन गलत किया है। तो देखिए, कानून का इंटरप्रिटेशन शायद कांग्रेस गलत करती होगी, लेकिन कानून का इंटरप्रिटेशन कानून में बैठे सरकारी अधिकारी गलत नहीं कर सकते। जो 2006 का कानून था लाइसेंस का, ये साफ साफ यही कहता है कि लाइसेंस पे मैडम, आपकी उज्जैन में अपनी उसको वापस ले लिया आइडेंटिटी आपने, देखिए उसको अब देनी ना- पड़ेगी। समर सिंह जी, मैंने आपको तो नहीं आइडेंटिटी, टोका, मैडम, आप थोड़ा आइडेंटिटी- पेशेंटली सुन लीजिए, मैंने आपको नहीं टोका। मैं देखिए, उम्मीद करती आइडेंटिटी हूँ की आपको जहाँ तक डेकोरम बात- मेंटेन करने में यकीन रखते हैं, इसलिए मैंने टोका भी नहीं। दूसरी चीज आपने कहा ये ठेले वालों के लिए नहीं, तो देखिए सोच पे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जो ठेले वालों को आपने हमेशा कांग्रेस की सरकार ने ठेला वाला बना के छोड़ा है, तो ये मैडम, क्या भारतीय एरोप्लेन जनता वाला है पार्टी क्या की वो? सरकार है क्या बात जो कर रहे हैं? उन्हें भी ठेले वाला मुख्यधारा ठेले में वाला ही लेकर आ रहेगा रही ना। है। मैं गर्व के साथ देखिए। कह रही हूँ, डॉक्टर मोहन यादव जी ने शपथ ग्रहण के चंद दिनों के बाद ही सबसे पहला जो दिशा निर्देश दिए थे वो यही दिए थे कि जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया जाए, उनको भी, ताकि लोन की फैसिलिटीज दी जाए, उनको भी हमारे एक मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके लिए आगे बढ़ रही है। ये जो
20 प्रस्ताव साल हो गए, दिया कितने आगे गया बढ़ोगे था, ये मैडम? भी 20 साल इसीलिए पहले जो दिया बच्चा गया पैदा था। हुआ था उसके बच्चे हो गए अब तो। ये भी इसीलिए दिया गया था कि आपका गुडविल मेंटेन हो पाए, आपके क्रेडेंशियल्स मेंटेन हो पाए। अगर हर एक औद्योगिक क्षेत्र जिस तरह, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में एक मेडिकल स्टोर को भी लाइसेंस अपनी दुकान में आगे चिपकाना कंपलसरी है, जहां पे उसके अरे प्रोप्राइटर मैडम का, लेकिन लाइसेंस होल्डर का नाम वो आप लिखा हो। समझ नहीं क्या पाएंगे इसमें इस हिंदू चीजों को, थोड़ा मुसलमान मुझे का ऐसा नहीं लग रहा था? है। लेकिन जब वो चीज अगर आज तो यूपी कावड़ सरकार यात्रा ने की, की तो ही है। आपने उसको तुष्टीकरण का मुद्दा बना के, राजनीतिक मुद्दा बना के उसको सुप्रीम कोर्ट लेके गए। तो ये आपने बोला सोच पे बात हो रही है। कावड़ यात्रियों भारतीय की जो जनता पाथ पार्टी की रहेगा, सोच। कावड़ यात्रियों का जो रूट रहेगा उसके ऊपर रहेगा ना मैडम। ऐसे उज्जैन के अंदर एक अधिकारी निकाल दिया, वो तो वो गनीमत है कि वापस लेना पड़ा वो। उसके बाद में तो देखिए मैडम, कुल देखिए, मिला के बात भारतीय ही है जनता कि पार्टी आपका की जो बजट सोच है, आपका जो सर्वधर्म के लिए होती है। मैडम भारतीय 20 साल जनता से यही कर पार्टी रहे हो, की सोच सर्वधर्म सम्मान, डेवलपमेंट बड़े के बड़े नतीजे हिंदी के से मोटे होती है मोटे कि अगर वर्डों को आप ले उनको आते हैं भी भारी आप भारी, और मेन लोगों को धारा ऐसा में लगता है वाह शामिल क्या करोगे तो कोई यहाँ पर। उसमें दुखदाई नहीं देखिए था। देखिए इस दूसरी प्रकार से ना चीज, बातें मैं करनी आपकी आंकड़े बहुत मैं अच्छी भी है, समर आपकी जी, भाषा शैली गुंजन बीजेपी जी, की मुझे एक एक बहुत करके अच्छी बोलिए लगती है। प्लीज। समर सिंह जी, अब मैंने तो आपकी आपके भाषा बीच में समर शैली जी, नहीं है, तो आप बोल समर आपकी जी, रहे भाषा शैली है, आपकी देखिए बड़ी आप बड़ी भी तो भारी वोट भारी बैंक की तरह जा रहे हैं ना, शब्द है। नाम लिखने को कहा है, आप लेकिन उसमें दलित जोड़ लिया है, किसी का सरनेम लिखा है क्या उसमें? देखिए भावना के प्रति पीछे जाइए सर उसके। आप भावना आपने आप कहा से वो जो अच्छे से समझ वहां आप जाते हैं क्या बताइए। भावना है, और मेरी दलित जोड़ बात दिया सुनिए, आपने अच्छा उसमें। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप वो जो फैसला योगी गवर्नमेंट ने करा है, चलिए वो हम मुद्दे से किस भटक बात रहे के हैं, मैं लिए तो करा एक है? कमेंट्स कर रहा था जहां उस पे। दोनों ही राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं ना उस पे, आप भी सेक रहे हो। दलितों को जोड़ दिया आपने, SC ST को नुकसान हो जाएगा, उनसे कोई खरीदेगा नहीं। किसी भी मेरी बात एक सुनिए, ठेले मैं पर आपको सरनेम मैं देख लीजिए बीजेपी आप, किसी का बीजेपी लिखा हो कितनी तो। बड़ी ओम कितनी दलित प्रकाश का विरोधी है नाम बता लिखा है, देता हूँ। आरिफ का नाम लिखा है, बबलू मैं लिखा बताता है, हूँ तो कहाँ से आ गया? कितनी कितनी दलित विरोधी है कि आरएसएस के अंदर चले जाइए, जितने भी उच्च पद पे लोग बैठे हैं सब जो है स्वर्ण जाति से आते हैं। तो ये देखिए बात होनी है, और अभी भी सरकार के अंदर इन्हीं के जो मंत्री है वो परसों उन्होंने कहा आरएसएस शायद सरकार हरिराजपुर नहीं की है ना कि समर जी, आरएसएस सरकार नहीं है, आरएसएस कहीं मैं चुनाव उसके नहीं आगे लड़ती। मुझे उसके आगे बता दीजिए। शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इनका दोनों का कुछ ना कुछ तो संबंध होगा बीजेपी या आरएसएस का, लेकिन आप नहीं मानते, कोई बात नहीं। चलिए हमारे साथ एक और जहां तक मेहमान बात जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं बीजेपी की JP बात सराफ। कर रहे हैं, सराफ साहब बीजेपी बहुत की बहुत बात स्वागत कर है रहे हैं। आपका अनादि टीवी। आ रहा हूँ सराफ। सराफ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? सराफ जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलेगा। लगता है कुछ तकनीकी खामी है। गुप्ता जी जुड़े हुए हैं हमसे? गुप्ता जी जी जो आपने इनकम टैक्स स्लैब की बात की थी, टैक्स में भी जी। छूट दी है, और आपने जो भी कहा था कि कुछ राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, लेकिन टूरिज्म पर भी फोकस किया गया है, विशेष राज्यों का जो दर्जा अलग हटा दिया जाए, लेकिन स्लैब में जो छूट दी गई है उसका फ़ायदा तो चारों तरफ होगा, सबको मिलेगा, तमाम राज्यों को। तो इससे कितने लोग प्रभावित होंगे? सर, ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन या सैलरीड क्लास लोग हैं, वो लोग लगभग 4 करोड़ हैं। तो 4 करोड़ लोगों को अगर बहुत बड़ा फायदा ना भी होगा, तो हर छोटी सैलरी वाले को भी 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है, उसका एडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो मतलब कर्मचारी वर्गों को भी एक तरह से साधने का जतन है इस बजट में। साधने का जतन बिल्कुल है, और टैक्स स्लैब अगर बढ़ी है तो वो केवल कर्मचारियों के लिए नहीं बढ़ी है, वो आपके हमारे लिए, बिजनेसमैन के लिए, सभी के लिए बढ़ी। तो ऐसे लोग जिनकी आय 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज्यादा है, उन सभी लोगों को बजट से बहुत थोड़ा फायदा होगा, भले किसी को 2000 का होगा। एक जो किसी को किसानों की 4,000। बड़ी मांग है, एमएसपी को लेके सरकार ने कुछ भी नहीं कहा इस बजट में। एमएसपी बढ़ाने की कोई बात नहीं है उसको लेकर। दूसरों ने कह दिया कि हम पहले बढ़ा चुके हैं। और दूसरा जो किसानों का बजट है वो 20% से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन बाकी कोई राहत ऐसी आपको दिख रही है इस बजट में किसानों के लिए? क्योंकि एमएसपी तो बहुत बड़ा मुद्दा, 15 अगस्त से किसान फिर जो है आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात हो रही थी कि 6,000 सालाना से बढ़ा के उसको 8 या 10,000 किया जा सकता है, वो भी नहीं हुआ है। और एक बड़ी वादा फिर किया गया है कि दलहन और तिलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी तक हम ज़्यादातर तेल का आयात पे, मलेशिया पाम तेल का आयात के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। वहाँ कुछ संकट आता है तो हमारे यहाँ तेल के दाम हम देखते हैं, सोयाबीन भी 180 रुपये किलो तक चला गया था। दलहन में हम विदेशों से मंगा रहे हैं, मुंजाबिक तो छोटे छोटे देशों से। तो तुअर दाल हम देख रहे हैं कि 170-80 पहुँच गई है। तो ये जो आम राहत मिल सकती थी, इसके लिए आपको नहीं लगता किसानों को स्पेशल प्रावधान आपको दे देना था? तो कुछ इसमें दिखता है कि उसको लगता है कि तुअर की दाल चूंकि 6 महीने में होती है, मूंग की दाल सरकार खरीद नहीं रही है, और जो तो महंगी ये होती है छोटे उसका छोटे फायदा भी उपाय किसान किए को जा नहीं सकते मिलता। थे। महंगी होती है उसका फायदा भी किसान को नहीं मिलता। और हमेशा की तरह कि आपको क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिए जाएंगे, 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे,
और एक बात और की है इसमें नई, 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी, तो इससे क्या फायदा होगा? आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी, आप ही से कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। लैंड रजिस्ट्री वाला जो रिफॉर्म है वो तो मच अवेटेड रिफॉर्म है। उसका तो लाभ न केवल किसानों को मिलने वाला है बल्कि पूरे देश में ये फायदा होने वाला है। दूसरा जो आप अभी कह रहे हैं कि किसानों की एमएसपी की बात करने की या सम्मान निधि बढ़ाने की, मैं दोनों राजनीतिक दल के विश्लेषकों से क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं कि ये चुनावी बजट नहीं है। अभी चुनाव में 5 साल बाकी हैं, इसलिए इस तरह के काम करने के लिए सरकार के पास अभी बहुत लंबा समय है। अभी तो सिर्फ 5 साल में तो चुनावी समय में ही ऐसे होते हैं। चुनाव से पहले जो बजट आता है उसमें झुंझुने देते हैं, लालच देते हैं, इसमें देने की जरूरत नहीं है, ये कहना चाह रहा हूँ आप? मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो या अन्य अन्य तरीके फ्रीबीज जिनके बारे में आप लोग इस बीच में चर्चा कर रहे थे, शायद इस बजट में उसकी आवश्यकता सरकार को महसूस नहीं होना चाहिए। फ्रीबीज की समस्या है, फ्रीबीज ना भी दो आप, लेकिन किसानों की जो लागत है वो तो कम से कम उनको मिल जाए, लागत से कुछ मुनाफा आ जाए, तो कृषि का लाभ का धंधा कैसे बनेगा? अभी तो लागत बढ़ती जा रही है। अगर यदि वो कृषि को लाभ का धंधा बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारी महंगाई दर में वृद्धि हो जाएगी। तो ये किसानों पर ही लागू क्यों होता है? महंगाई दर में वृद्धि हो जाएगी। तो श्राप साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्राप जी, कैसे देखते हैं आप इस बजट को? किस वर्ग को राहत देख रहे हैं आप इसमें और किसको नुकसान? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? साहब जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, देखिए इसमें ना जहाँ तक डायरेक्ट टैक्स का देखा जाए तो इंडिविजुअल जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि इनकम टैक्स की स्लैब में ही जो परिवर्तन किया गया है और वो 15 लाख तक की ही स्लैब में परिवर्तन किया गया है। तो इसलिए जो मिडिल क्लास और जो व्यक्ति है उसे, हर व्यक्ति को आप ये मान के चलिए कुछ ना कुछ राहत कर में मिलेगी जिस भी स्लैब में। यदि हम उसे मैक्सिमम पे लिया जाए कि कोई व्यक्ति 15 लाख तक की इनकम वाला है, उसे भी कम से कम 10,000 की राहत मिल रही है। और विशेषकर जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसको तो इन्होंने स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से जो 75,000 कर दी है, उसके कारण वो 25,000 का लाभ न्यूनतम हर एम्प्लॉय को मिलना है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन नए रिजीम में भी मिलती है, वो एकमात्र ऐसी छूट है जो नए रिजीम में मिलती है। इसके अलावा इन्होंने जो अभी एक प्रपोजल दिया है कि जो पेंशन स्कीम में यदि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आता है वो भी 14% तक किया जाएगा, वो भी नए रिजीम में छूट मिल जाती है। तो इसीलिए सैलरी क्लास को छूट का फायदा मिलेगा मतलब कुछ कर में कमी आएगी ना, उसके हाथ में पैसा आएगा, वो खर्च करेगा। खर्च करने का जैसे हम लोग देखते हैं कि ये रोटेशन इकोनॉमी है, वो पैसा खर्च होता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी का पहिया बेहतर तरीके से घूमेगा। इसके तो हेलो, लेकिन पुराने टैक्स रिजिम में तो कोई बदलाव नहीं किया गया। कैपिटल गेन्स में भी इन्होंने जो छोटे लोगों को भले टैक्स की दर तो बढ़ाई है पर इन्होंने जो छूट बढ़ा दी है, बेसिक जो 1 लाख की थी उसको 1.25 लाख रुपए से बढ़ा दी है, तो वो भी उन्हें छोटे व्यक्ति को इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है टैक्स का कुछ भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि समय की भी बाध्यता है इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो अब सीधे चलते हैं मुख्यमंत्री